ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट स्टैंडिंग वेव्स। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग वेव्स को, और आज हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो स्टैंडिंग वेव है वो कैसे बनती है। हमने बोला कि जो दो ट्रैवलिंग वेव्स आती है, एक राइट डायरेक्शन में एक लेफ्ट डायरेक्शन में, और वो सुपर इम्पोज करके हमारे को स्टैंडिंग वेव्स देती है, राइट। फिर हमने उसमें देखा कि स्टैंडिंग वेव्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है और उसको हम बोलते हैं नोड। जैसे हमने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद होगा तो इस पॉइंट को जहां पे एम्पलीट्यूड 0, इसको हम नोड बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। फिर हमने देखा था कि इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज और थी जो हमने इसको डिस्कस की थी इसकी, राइट। कि जो दो नोड्स के बीच का जो लेंथ होता है वो λ/2 होता है, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। तो आज हम देखेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन द केस व्हेन स्टैंडिंग वेव्स जो है दे आर, जो दोनों साइड से वो बंधी हुई है, दे आर टाइड। ओके, दोनों साइड से उनको बंद किया जाएगा, और फिर हम आगे अगर टाइम मिला तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस द ऑर्गन पाइप्स वाला केस भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप को आगे बढ़ने से पहले हम जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी वेव सेट अप इन अ मीडियम y is equal to 12 sin 4 pi x sin 40 pi t, where y and x are in centimeter and t is in seconds. हमको निकालना क्या है इसमें? वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट वेव्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, लास्ट लेक्चर में स्टैंडिंग वेव्स पे, कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल y1 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी होती है y2 दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो जब ये दोनों फिर सुपर इम्पोज करती है तो हमें मिलता है स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव में हमने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो इसमें हमने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड है ये डबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव थी, तो एम्पलीट्यूड जो ये 2a होता है, मैक्सिमम इनका 2a। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि आप जो है कॉम्पोनेंट वेव्स का जो है एम्पलीट्यूड बता दीजिए, वेवलेंथ बता दीजिए, और वेलोसिटी बता दीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 12 साइन ऑफ 4 पाई एक्स साइन ऑफ 40 पाई टी। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद द बेसिक इक्वेशन, राइट। तो आई विल राइट हियर द बेसिक इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइन में है, तो आई विल राइट y इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। तो यहां पे इसको भी मैं लिखता हूं, y इक्वल टू 12 साइन ऑफ 4 पाई एक्स इंटू साइन ऑफ 40 पाई टी। जब लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था, जब भी वेव्स के क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोगों को इक्वेशंस को कंपेयर करना रहता है, राइट। तो यहां पे भी पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू ट्वाइस a साइन ऑफ के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, और इक्वेशन जो गिवन है दैट इज 12 साइन ऑफ 4 पाई एक्स साइन ऑफ 40 पाई टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करूंगा तो आई विल गेट 2a इक्वल टू 12। तो a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो कॉम्पोनेंट वेव्स है, कि जो एक वेव यहां से आ रही थी, एक वेव वहां से आ रही थी, उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, ईच एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट वेव विल बी 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ, राइट। हम सबको पता है कि जो k होता है बराबर 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब यहां पे क्या होगा, 4 पाई एक्स को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, के एक्स के साथ, यानी कि विल राइट हियर 4 पाई एक्स विल बी इक्वल टू के एक्स। ओके, के जो है, के है हमारा 2 पाई बाय लैम्डा, सो 4 पाई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, राइट। अब x और x कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा जो है, लैम्डा विल बी 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, और दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, राइट। सो लैम्डा जो है दैट विल बी 1/2 सेंटीमीटर, राइट। अब इसमें जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट वेव। तो वेलोसिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट, बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी होता है बराबर ओमेगा अपॉन के,
ठीक, तो ओमेगा हमको यहां से निकलेगा और के हमको यहां से निकला है, राइट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो के की वैल्यू है 4 पाई, बिकॉज के एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एक्स, तो एक्स और एक्स कैंसिल, के इज इक्वल टू 4 पाई। यहां से हम देखेंगे तो टी से टी गया, ओमेगा इज इक्वल टू 40 पाई, तो ओमेगा जो है दैट विल बी इक्वल टू 40 पाई। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई के, दैट विल बी 40 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई से पाई गया, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था कि y और x जो है दे आर इन सेंटीमीटर्स एंड t जो है t इज इन सेकेंड्स, राइट। तो इस तरह से जो है हम इन तीन कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो ये स्टैंडिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है, ये बेसिकली दो ट्रैवलिंग वेव्स से मिलकर बनती है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है हम इनको यहां से वेव के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, इनको कंपेयर करके जो हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। Okay, now we'll talk about standing waves which are formed when the string is tied on both the ends, right? अब हमारे पास जो है कुछ ऐसा केस होगा, स्ट्रिंग को जो हम दोनों साइड से बंद कर रहे हैं और यहां पे जो है हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। तो ये हमारा बेसिक है। और जब हम एक वेव को, एक स्ट्रिंग को दोनों साइड से बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे भी एम्पलीट्यूड 0 होगा और यहां पे भी एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो हमको पता है कि स्टैंडिंग वेव में जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है उस पॉइंट को नोड बोलते हैं। तो ये हमारा नोड हो गया, ये भी हमारा नोड हो गया और दिस इज द एंटी नोड। ओके, सो दैट मीन्स जो फंडामेंटल यहां पे एक पॉइंट बनेगा, फर्स्ट वाला केस जो बनेगा, इसमें हमारे पास दो नोड्स होंगे और एक एंटी नोड होगा, राइट। अब यहां पे हमको देखना यह है कि हमको ऑलरेडी पता है, पहले क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो दो नोड्स है, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाय 2। अब हम देखेंगे, सपोज ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ है L, सपोज ये जो टोटल लेंथ है ये L है। अगर ये लेंथ L है एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाय 2 जो है, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है बराबर, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, राइट। तो लैम्डा बाय टी इज दैट इज टाइम पीरियड, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। And we know that velocity of a transverse wave is nothing but t divided by mu. So this is 1 upon lambda t, that is tension, mu is mass per unit length. Okay, so frequency का जो फॉर्मूला आएगा that will be 1 upon lambda t by mu. अब यहां पे जो फर्स्ट केस है, जो फंडामेंटल केस है, फंडामेंटल नोड जिसको हम बोलेंगे, या मोड, फंडामेंटल मोड, यहां पे f1 that is the frequency of the first node is, fundamental node is 1 by lambda under root of t by mu. But for this case, for this fundamental case, lambda by 2 equal to L, right? So we can say that lambda by 2 will be equal to L. This implies lambda will be equal to 2L. So frequency first, that is f1 will be equal to 1 upon 2L under root of t by mu. Yeah. So f1 frequency of the fundamental node is 1 upon 2L t by mu. Okay, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल नोड। दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोड। ओके, अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे या इसको ये भी बोला जाता है ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो फंडामेंटल नोड या फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट जो क्लोज, जो ये स्टैंडिंग, जो दोनों साइड से बंधी हुई स्ट्रिंग होती है, इसमें जो फंडामेंटल नोड है, फंडामेंटल नोड का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और इसी फंडामेंटल नोड को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट F2। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या होगा, यहां पे स्ट्रिंग कुछ ऐसा बनेगा, ये, so this is L, this is lambda by 2, lambda by 2, so this is lambda by 2, lambda by 2, so this is basically lambda,
या 2 लैम्डा बाई 2, राइट। तो जो F2 होगा, F2 विल बी इक्वल टू, यहां पे देखेंगे हम पहले, 2 लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू L, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2L बाई 2। आई कैन ऑल्सो राइट इट L, बट इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाने के लिए आई पुट इट 2L बाई 2, ठीक है। अब देखिए, अब F2 जो है, F2 होगा बराबर 1 अपॉन लैम्डा 2 या लैम्डा अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। तो लैम्डा की जगह आई राइट 2 डिवाइडेड बाई 2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। दिस ऑल्सो आई कैन राइट एज 2 इंटू F1, बिकॉज F1 की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, तो यहां पे F2 की वैल्यू आ रही है 2 बाई 2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। सो आई कैन से दैट F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1, राइट। F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। और ये जो F2 है, ये वाला नोड है, दिस नोड इज नोन एज, यानी कि F2 जो है, F2 को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, और इसी को बोला जाता है सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। सो दैट मीन्स F2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। सिमिलरली आई कैन से दैट F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1, और F3 को बोला जाता है सेकेंड ओवरटोन, राइट। सो आई विल राइट इट हियर। ये जो F3 है, F3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। F3 को बोला जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, और इसको बोला जाएगा थर्ड हार्मोनिक। राइट, सो दैट मीन्स आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में ओवरटोन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन लिखा है तो मतलब F3 हो जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन लिखा है तो F2 हो जाएगा, यानी कि n+1। अगर हार्मोनिक लिखा है तो थर्ड हार्मोनिक मतलब F3, सेकेंड हार्मोनिक मतलब F2, राइट। तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि ये आपको याद रखना है कि Fn इन जनरल हम लिखेंगे कि जो Fn है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth हार्मोनिक, और n-1 ओवरटोन विल बी इक्वल टू n टाइम्स F1। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन, ये आपको याद रखना है, दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स F1, राइट। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पार्ट, ओके। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास Fn है, Fn विल बी इक्वल टू n टाइम्स F1, और nth हार्मोनिक, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, F nth हार्मोनिक इक्वल टू Fn-1 ओवरटोन, ये हम याद रखेंगे, राइट। तो Fn हार्मोनिक का जो होगा फॉर्मूला, Fn दैट विल बी n डिवाइडेड बाई 2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगा, जो हमने लास्ट अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि Fn जो है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स F1। यहां पे अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये जो ट्रांसवर्स जो वेरिएशन आ रहा है इस वेव में, अगर आप देखेंगे यहां पे तो जो फ्रीक्वेंसी है Fn दैट इज इक्वल टू n बाई 2L अंडर रूट ऑफ T by mu, where T is the tension, mu is mass per unit length and L is the length, right। तो इसी बेस पे 3 लॉज है हमारे पास, 3 लॉज है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट लॉ है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है, या लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ मास। तो पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ ये हमको ये बताता है कि अगर टेंशन जो है वो कांस्टेंट है, म्यू दैट इज मास पर यूनिट लेंथ वो भी कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। कंडीशन ये है कि T एंड म्यू आर कांस्टेंट्स। अगर T और म्यू को अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ nth ओवरटोन, वो nth हार्मोनिक दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन हमको ये बताता है कि यहां पे अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू,
अगर हम एल को कांस्टेंट करते हैं, म्यू को कांस्टेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. दिस इज व्हाट इज नोन एज लॉ ऑफ टेंशन, राइट. तो लॉ ऑफ टेंशन हमको बताता है कि इफ एल एंड म्यू आर केप्ट कांस्टेंट्स या आर कांस्टेंट्स, तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, राइट, अंडर रूट ऑफ टेंशन. सिमिलरली जो तीसरा है दैट इज लॉ ऑफ मास या लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, मास डेंसिटी, वो हमको बताता है कि अगर टी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, राइट. तो अगर हम यहां पे देखेंगे जो तीसरा वाला है, राइट, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास. लॉ ऑफ मास हमको यह बताता है कि इफ एल एंड टी आर कॉन्स्टेंट्स, अगर एल और टी हमारा कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर 1/√μ, राइट, 1/√μ. इसको भी आप अगर चाहें तो फर्दर डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि म्यू होता है बराबर मास पर यूनिट लेंथ, राइट, एंड मास होता है बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो इसको हम फर्दर और कर सकते हैं सब टाइप में कि इट इज लॉ ऑफ डेंसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. बट फिलहाल हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ मास. तो अगर लॉ ऑफ लेंथ में हम देखेंगे, ये दो चीज को कांस्टेंट मान के चलेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/L. अब ये दो को कांस्टेंट मानेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. अब ये दो को कांस्टेंट मानेंगे T और L को, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/√μ. ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है. ओके, फर्दर अगर आप चाहें तो आप इसको कर भी सकते हैं कि जो मास है, फॉर एग्जांपल मास डेंसिटी होता है बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट. तो मास या डेंसिटी, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. सो रो इनटू पाई आर स्क्वायर सपोज एल. तो म्यू जो है, म्यू होगा बराबर मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर फॉर एग्जांपल. तो यहां पे म्यू और रो दे आर इंटरकनेक्टेड, तो इसको आप फर्दर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लॉ ऑफ डेंसिटी, और यू कैन ऑल्सो से लाइक लॉ ऑफ डायमीटर ऑल्सो, क्योंकि रेडियस जो है दैट इज ट्वाइस हाफ ऑफ डायमीटर. तो उस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट. So you can further break it into two more laws, law of density and law of diameter, right? Okay, now we'll see a question on this. Okay, the question is, we have a 50 centimeter long wire of mass 20 grams. It supports a mass of 1.6 kg as shown in the figure. Find the frequency of the fundamental, यानी कि find the fundamental frequency of position of the string between wall and the pulley. तो हमको क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है ऐसा. इस क्वेश्चन में जो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो मास है, मास ऑफ स्ट्रिंग जो है, मास ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20 ग्राम्स. दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ. मास इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, विल गेट दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर -1. ये ऊपर जाएगा तो +2, 3 - 2 +1, तो 0 से 0 गया. So this will be 2 divided by 50. So this is 1 divided by 25. So this is 0.04 kg per meter. तो हमारा जो म्यू है, म्यू इज 0.04 kg per meter, राइट. अब क्वेश्चन में हमको बोला गया कि वी हैव टू फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. बट यहां पे आपको एक चीज देखना है, अच्छा टेंशन भी देखना है, क्योंकि यहां पे मास जो है 1.6 kg है, तो टेंशन जो होगा T होगा बराबर mg. So that will be 1.6 into 10, that is 16 न्यूटन. अब आपको ये देखना है कि इसमें जो है वायर जो है वो वाइब्रेट कितनी होगी, सारी वायर वाइब्रेट होगी, सारी स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, इसका कुछ हिस्सा. अब क्वेश्चन में बोला गया, हिंट यहां पे दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन वॉल एंड द पुली. तो आपको इस चीज का निकालना है. सो दैट मीन्स
द लेंथ दैट विल वाइब्रेट इज 40 सेंटीमीटर। तो जो L है दैट इज द लेंथ दैट वाइब्रेट्स, that will be equal to 40 सेंटीमीटर, और that is 40 into 10 to the power minus 2 मीटर, that is 0.4 मीटर। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा F is equal to 1/2L under root of T by nu, तो उसको यूज करके you can get the answer। So F, that is the fundamental frequency, that is 1/2 into 0.4 under root of T is 16, mu is 0.04। तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर, राइट। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां पे होगा, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 0.8 अंडर रूट ऑफ, इसको आई कैन राइट 16 डिवाइडेड बाय 4, यहां 100, सो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 0.8 अंडर रूट ऑफ 400, राइट। सो दैट इज 20, सो दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहां से इसके बाद यू कैन सॉल्व इट, विच इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 25 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि टेंशन कितना होगा, एंड प्राइमरीली सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू। म्यू और टी को निकालने के बाद आपको ये देखना है कि क्या पूरी स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी या स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा वाइब्रेट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में इसने खुद ही पूछा है कि आपको इस वॉल और पुली के बीच का जो लेंथ दैट इज 40 सेंटीमीटर जो है वो वाइब्रेट करेगा, तो इसका आपको निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फॉर्मूला लगेगा 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। सारी चीजें हमने कैलकुलेट की है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y equal to 4 sin of pi x by 15 cos of 96 pi t। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पहला पार्ट इसका ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। तो हमको निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, y जो है दैट इज इक्वल टू 4 sin ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई 15 cos ऑफ 96 pi t। हमको निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल टू 5। तो अगर हमको निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है इट शुड बी 1। दैट मीन्स वी कैन से फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट cos ऑफ 96 पाई t शुड बी इक्वल टू 1। जब हम इसको 1 के बराबर करेंगे तो y बनेगा हमारे पास 4, दैट इज y max विल बी 4 साइन ऑफ पाई x अपॉन 15। अब क्वेश्चन में बोला गया है x 5 पे देखना है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, सो यू विल गेट 4 साइन ऑफ पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो यू विल गेट 4 साइन ऑफ पाई बाई 3, पाई बाई 3 is 60, साइन ऑफ 60 is root 3 by 2, so that means y maximum will be equal to 4 into root 3 divided by 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, that is 2 root 3 centimeter. So that means maximum displacement at x is equal to 5 centimeter जो है that will be 2 root 3 centimeter. तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको कॉस्ट वाली टर्म को पहले मैक्सिमाइज करना है, और कॉस्ट का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होता है, राइट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि नोड जो है वो कहां बनेगा, राइट। इसका जो बी पार्ट है, पोजीशन ऑफ नोड्स, वेयर विल बी द नोड्स प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड, नोड कहां बनेंगे, पोजीशंस ऑफ नोड्स। ओके, हम सबको ये पता है कि जो नोड होता है, नोड बनता है लेमडा बाई 2 पे। दैट मीन्स अगर हमको लेमडा पता चलेगा तो हम इजीली बता सकते हैं कि नोड और या एंटी नोड कहां पे होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमको नोड की पोजीशन बतानी है, और हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट दी लेमडा। अब जब भी वेव्स के क्वेश्चंस होंगे तो आपको कोई चीज निकालनी होती है किसी वेव से, तो बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहां पे जो है y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई एक्स बाई 15, तो पाई एक्स बाई 15 को अपन के एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो वी कैन से दैट पाई एक्स बाई 15 को हम के एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, बिकॉज के एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। तो यहां से x और x चला जाएगा, और इसको आई कैन ऑल्सो राइट इट 2 पाई बाय लेमडा। तो दिस मीन्स पाई बाय 15 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा,
पाई और पाई गया, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लैम्डा अगर 30 सेंटीमीटर है तो नोड कहां पे होगा, लैम्डा बाय 2 पे। सो दैट मीन्स जो नोड है वो कहां पे होगा, दैट विल बी इक्वल, अब ये खुद ही बता रहा है कि इट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो ये कुछ ऐसा होगा, राइट। सपोज 3 बन रहे इसमें, तो ये नोड होगा हमारा, ये नोड होगा, ये नोड होगा और ये नोड होगा, लेट्स सपोज। तो दैट मीन्स नोड जो है, पोजीशन ऑफ नोड विल बी लैम्डा बाय 2। सो दैट मीन्स पोजीशन ऑफ नोड लैम्डा बाय 2, so that is 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पहला नोड यहां पे होगा 0 पे, दूसरा 15 पे, तीसरा 30 पे, चौथा 45 पे, फिर 60 पे, 75 पे वगैरह वगैरह। सो वी कैन से नोड्स जो है, नोड्स विल बी एट x इक्वल टू 0, 15, 30, 45, 60 सेंटीमीटर्स, ऐसे ऐसे करके, राइट। So this is the second part. Now we'll see the next part of this question. Okay, इसका जो next part ये है कि what is the velocity of the particle at x is equal to 7.5 centimeter and t is equal to 0.25 centimeter. अब इसी इक्वेशन यूज करके हमको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पार्टिकल की, कब पे x is equal to 7.5 सेंटीमीटर and t is equal to 0.25 सेंटीमीटर। ओके, हमको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, पार्टिकल वेलोसिटी जो है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो होगा बराबर dy बाय dt। दैट मीन्स हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग बोलेंगे जो y है, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज डी बाय dt ऑफ, अब y की जगह आई पुट 4 साइन ऑफ पाई x by 15 into cos of 96 pi into t। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप देखेंगे यहां पे, तो दिस इज x, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो बचा t, तो हमको इसका डिफरेंशिएट करना है। सो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 एज इट इज साइन ऑफ पाई x by 15 एज इट इज। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ, माइनस मल्टीपल में है, माइनस साइन ऑफ 96 पाई टी, और इसका होगा इंटरनल डिफरेंशिएशन, दैट विल बी इक्वल टू 96 टाइम्स ऑफ पाई। ऑलराइट, तो ये बनेगा 4, माइनस को बाहर लिखते हैं, माइनस 4 साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 15। एक्स की वैल्यू लेनी है 7.5, सो दिस इज 7.5 इंटू साइन ऑफ 96 पाई, t की वैल्यू है 0.25, so t is equal to 0.25 seconds, that is equal to 1 by 4 of second. So this will be 96 pi into 1 by 4 into 96 into pi. 4 ones are 4, 4 24s are pi. So ये बनेगा minus 4 into 96 pi into sine of pi by 2, 7.5 और 15, it's 1 by 2 into sine of 24 पाई। आई होप आप सबको ये पता होगा कि साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0, वेर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर होगा, राइट। तो यहां पे साइन ऑफ 24 पाई है, तो ये 0 टर्म आ जाएगी। तो जब ये टर्म 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज नथिंग बट 0। सो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स इज नथिंग बट 0। तो पार्टिकल यहां पे रुका हुआ होगा, पार्टिकल यहां चल नहीं रहा होगा, राइट। सो दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0, राइट। सो u इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे, बिकॉज सो वी कैन से दिस माइट बी द नोड। तो यहाँ पे पार्टिकल रुका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो 0 है वगैरह वगैरह। सो मे बी, तो दैट मीन्स इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, अगर आपको पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, तो यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अगर उसमें कोई टर्म है जिसमें x है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, इसलिए मैंने साइन को छेड़ा नहीं, इसको बाहर रखा। यहां पे आई डिफरेंशिएटेड इट, एंड डोंट एवर फॉरगेट द इंटरनल डिफरेंशिएशन, बिकॉज दैट एट टाइम्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा थोड़ी हो 0 होगा, कभी कभी इसकी वैल्यू भी आएगी, तो वहां आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन की टर्म को मल्टीपल करना पड़ेगा, राइट। नाउ विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
Okay, the last part of this question is, this is very important question, and this question tells us we have to write down the equations for the component waves, यानी कि जिन दो waves के सुपर इम्पोजिशन से हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव बना है वो कौन सी वेव्स है, उन दो वेव्स का इक्वेशन क्या है वो हमको लिखना है, राइट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन यू शुड एक्सपेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन है y इज इक्वल टू, आई राइट इट अगेन, y इक्वल टू 4 sin of pi x by 15 into cos of 96 pi into t। अब हमको लिखना ये है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बनाने में जो दो वेव्स सुपर इम्पोज हुई होंगी, उन दो वेव्स की इक्वेशन क्या रही होगी, यानी कि वी हैव टू डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद दिस इक्वेशन टू डिवाइड इट बेसिकली इनटू टू पार्ट्स, दैट विल बी इनटू टू वेव्स, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, y कैन आई राइट इट लाइक 2 into 2 sin of pi x by 15 into cos of 96 pi t। फर्स्ट स्टेप मैंने इसको 2 2s are 4, 4 बाकी सब कहानी वैसे की वैसी है, राइट। अब यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे, दिस विल बी 2 into twice sin a cos b, where a is equal to pi x by 15 and b will be equal to 96 pi t। So I can write it like this is twice sin a cos b, ये बराबर होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। यहां पे जो हमारा a है दैट इज इक्वल टू पाई x बाई 15, और जो हमारा b है दैट इज इक्वल टू 96 पाई इंटू डी, ठीक है। अब यहां पे इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं मैं, 2 बाहर, ट्वाइस साइन ए कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी, ए हमारा पाई x बाई 15, b हमारा है 96 पाई t, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज साइन ऑफ पाई x बाई 15 माइनस 96 पाई t। ऑलराइट, तो ये बनेगा ट्वाइस साइन ऑफ, इसी स्टेप को मैं फिर से लिखता हूं या यहीं खत्म करते हैं इसको, दिस विल ट्वाइस साइन ऑफ पाई x बाई 15 प्लस 96 पाई t, ओके, 96 पाई t प्लस 2 इसके साथ भी मल्टीपल है, तो ट्वाइस साइन ऑफ पाई x बाई 15 माइनस 96 ऑफ पाई ऑफ t, राइट। तो दिस इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा t, y is equal to a sin of kx minus omega t, where k will be pi by 15, omega will be 96 by pi। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, this is y is equal to y1 plus y2। यहाँ पे जो y1 है, y1 I'll write here, y1 will be equal to twice sin of pi x by 15 plus 96 pi t, और जो y2 होगा that will be 2 times sin of pi x by 15 minus 96 of pi of t। Same amplitude, same k, same lambda, only difference is in direction, एक plus एक minus। So that means these are two traveling waves which are moving in opposite directions, और इन दो waves का जो सुपर इम्पोजिशन होगा तभी हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, राइट। सो ये जो क्वेश्चन था, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स, कंपोनेंट वेव्स यानी कि जिन दो इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनी थी उनका इक्वेशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को, ये जो इक्वेशन है ये दो वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से मिली है। यहां अगर आप कंपेयर करेंगे, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड, के पाई बाई 15 पाई, मतलब लेमडा भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, तो एक ही पॉइंट जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है कि इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वी कैन से द स्ट्रिंग्स व्हिच आर टाइड ऑन बोथ द साइड्स, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अनदर पार्ट वेरी क्विकली। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सो व्हाट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? इज लाइक ए फ्लूट, कि हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है जो एक साइड से बंद है, एक साइड से खुली हुई है। तो मतलब ये कुछ ऐसा होगा हमारे पास, आप ऐसे समझिए, आप दिस इज समथिंग लाइक दिस, राइट, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये हमारा नोड होगा और ये हमारा एंटी नोड होगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे नोड, यहां पे एंटी नोड, तो नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा बाई 4। तो यहां पे जो L होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारे पास v बाय लैम्डा, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो यहां से वी कैन फाइंड आउट दैट लैम्डा बाय 4 इक्वल टू l, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स l। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज f1, दैट विल बी 1 अपॉन 4l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, राइट। 1 अपॉन 4l t बाय म्यू, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है, दिस इज बेसिकली नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक। सेकंड इसका जो बनेगा, सेकंड इसका कुछ ऐसा बनेगा, इसको हमने यहां से बंद किया है, ये वाला। तो यहां पे जो लेंथ होगा l, दैट विल बी, दिस विल बी लैम्डा बाय 2, दिस विल बी लैम्डा बाय 4। तो ये होगा लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। तो यहां पे जो लेंथ होगा l विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4l बाय 3, 4l बाय 3। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा f2, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, लैम्डा की जगह l 3 डिवाइडेड बाय 4l t बाय म्यू, सो वी कैन से f2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1। इसको हम बोलेंगे, ये जो f2 है, f2 को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक। सो f2 जो है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन, सो द फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। तो इसमें यू विल सी दैट इसमें खाली हमें ऑड नंबर्स मिलेंगे, दैट इज 3, 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह। सो n1 दैट इज f1 डिवाइडेड बाय f2 अगर मैं करूं, f1 इज 1 by 4l t by mu, f2 is 3 times of this, so that means f1 by f2 will be how much? That will be 1 by 3, ठीक है। तो ऐसे जो हम देखेंगे खाली और, यानी कि वी कैन से दैट f2 is equal to 3 times f1, that is f2 by f1 is equal to 3 या f1 by f2 is equal to 1 by 3। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, दिस इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वी कैन ऑल्सो हैव ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों साइड से हमारा एंटी नोड होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, सो दिस इज एंटी नोड, एंटी नोड, ये हमारा नोड है। तो दो एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। तो यहां पे L जो होगा दैट विल बी लैम्डा बाय 2, और वी कैन से लैम्डा विल बी इक्वल टू 2L। तो दिस इज लाइक द केस विच इज टाइड ऑन बोथ द साइड्स। तो ये वैसा बनेगा यहाँ पे, राइट। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो पहले का निकालते हैं, जस्ट यू कैन डू योरसेल्फ। सो f1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, सो लैम्डा इज 2L, सो दिस इज 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, राइट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ओके, या फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये और जो टाइड है बोथ साइड्स पे, ये दोनों सेम है, ठीक। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि आपको कौन सी सिचुएशन दी हुई है, और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जो पोजीशन ऑफ नोड है वहां पे हमेशा एम्पलीट्यूड 0 होता है। यानी कि अगर कोई टाइड है, बंधी हुई है स्ट्रिंग, तो जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स हमेशा नोड होगा। जैसे यहां पे हमने देखा कि स्ट्रिंग इज टाइड एट वन एंड, तो यहां पे नोड, दूसरे साइड से एंटी नोड। यहां पे हमने देखा दिस इज एन ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, दोनों साइड से एंटी नोड होंगे, क्योंकि दिस इज ओपन, दिस इज नॉट क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड होती तो एक साइड पे नोड होता, बट ये दोनों साइड से बोला गया दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप, सो आई विल राइट इट हियर, दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, यहां पे भी एंटी नोड, यहां पे भी एंटी नोड, बीच में नोड होगा, और दो एंटी नोड हो या दो नोड हो, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा बाय 2। तो यहां पे भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होगा। और एक चीज याद रखेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्डा बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब कुछ और डिस्कस करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज।